हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली मॉर्निंग में 7 से 7:30 के बीच में मिल जाती है। इस क्लास के कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ। वोकैब फ्रॉम द एडिटोरियल। इस क्लास की स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलती है वोकैब, जो कि एडिटोरियल से होती है। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वोकैब होती है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और अलग से उसको रखता हूँ मैं, तो उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं इन ग्रेट डिटेल, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट एकदम स्ट्रांग हो जाता है और फिर आपको एक रीड करने की, अच्छे से चीज़ों को समझने की एक हैबिट बन जाती है। देन आगे आपको लास्ट में मिलते हैं पैसेज के एमसीक्यूज, जिससे कि आपका जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है और आप खुद से आंसर फाइंड करने में आराम से आप सीख जाते हो कि भाई कैसे आंसर फाइंड करने हैं। क्योंकि अनसीन पैसेज के बाद बहुत से बच्चे क्या होता है कि घबरा जाते हैं, उसको पढ़ा नहीं जाता, पढ़ लेते हैं तो उसमें से आंसर नहीं छाटे जाते। तो वो दोनों चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। एडिटोरियल एनालिसिस जब आप करेंगे तो वहाँ से आपका रीडिंग की स्किल्स डेवलप होंगी और पैसेज के एमसीक्यूज के बाद आपको आंसर फाइंड करना जाएगा खुद से कि आंसर कैसे फाइंड करते हैं। और लास्ट में आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलेंगे ग्रामर के एमसीक्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ग्रामर हर एग्जाम में आती ही है। तो उसमें मैं अलग अलग फॉर्मेट पर क्वेश्चंस रखता हूँ, लाइक वॉइस चेंज, एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ब उसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ में मिल जाती हैं आपको। तो ये अपने आप में कंप्लीट एक पूरा इंग्लिश प्रैक्टिस का सेट है। इसमें क्लास भी हो रही है, साथ में आप चीज़ें सीख रहे हैं, वोकैब सीख रहे हैं, रीडिंग की हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, कॉम्प्रहेंशन देख रहे हैं, और लास्ट में आपको ये जो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिल रहे हैं, इससे आपका एक प्रैक्टिस सेट भी लग रहा है। तो लगभग 6-7 क्वेश्चंस डेली रखता हूँ मैं। एडिटोरियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अभी लेटेस्ट में जो मुद्दे चल रहे हैं उनके ऊपर एक ग्रेट डिटेल में एक अच्छा खासा कोई एक स्कॉलर अपना व्यू, थॉट प्रोसेस रखता है सामने आपके, तो जिससे आप चीज़ों को और डिटेल में अच्छे से देख पाते हो और आपका माइंडसेट भी साथ के साथ चेंज हो जाता है। ऑलराइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा मैं बताता हूँ 10 बजे, राइट 10 बजे आपको हमारी एक वोकैब की स्पेशल क्लास मिलती है। वहाँ पर तो वोकैब को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें हम एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, है ना, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ईडियम्स, ईडियम्स पढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी वहाँ पर पढ़ते हैं। तो उसमें तो वो तो अपने आप में एक कंप्लीट वोकैब का पूरा एकदम रामबाण है, पेनेशिया है। वहाँ पर जब सारी चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं आप डेली, तो वो तो भाई बहुत बड़ी क्लास है। वोकैब की दिक्कत उसके बाद नहीं रह जाती है किसी भी बच्चे को। और लास्ट में उसमें मैं करवा देता हूँ कुछ प्रैक्टिस, ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ। जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं हम डेली बेसिस पर, उन सभी की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। तो उसके बाद तो भाई मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को दिक्कत आएगी उसमें। वो क्लास तो भाई हर किसी बच्चे के लिए मस्ट वॉच है। अगर आपको वोकैब की दिक्कत है तब आप उस क्लास को वॉच करें डेली बेसिस पर, और अगर आपको रीडिंग और ग्रामर की दिक्कत है तब आप इस क्लास को वॉच करें। दोनों पार्ट में अगर आप लैग कर रहे हो, रीडिंग, ग्रामर और वोकैब में, तब फिर आप दोनों क्लासेस को डेली लिया करें। ऑलराइट, बता देता हूँ इसमें कुछ बेनिफिशियरीज, भाई ये क्लास किसके लिए स्पेशल होने वाली है। वैसे तो देखो, कोई भी एग्ज़ाम होता है जहाँ पर इंग्लिश आती है तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। लेकिन जो एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, जिसमें कि सीजीएल की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, सीपीओ कर रहे हैं, सीएचएसएल, स्टेनो, या फिर कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश आ रही है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बैंक एस्पायरेंट्स के लिए, डिफेंस जैसे कि सीडीएस और एनडीए, उनके लिए, और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि एडिटोरियल एनालिसिस तो आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए, तो उनके लिए भी ये बेस्ट क्लास है। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। डेली आप पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करें और वहाँ से खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और एक बार एडिटोरियल को ज़रूर खुद से पढ़ें। फिर आपकी हैबिट रियल तरीके से डेवलप हो जाएगी और फिर आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। और आज शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट वर्ड से। पहला वर्ड है कन्वीन। इसको बड़ा कर लेते हैं यार, थोड़ा सा छोटा ही रह जाता है रोज़। हाँ ठीक है, अब ठीक है, बेटर है। कन्वीन, पहला वर्ड है कन्वीन। ये होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है बुलाना या फिर इकट्ठा करना। टू ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग, किसी एक मीटिंग के लिए किसी को बुलाना, लोगों को बुलाना, या फिर असेंबली मतलब इकट्ठा करना, लोगों को बुलाना किसी मुद्दे पर बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए। द गवर्नमेंट फेल्ड टू कन्वीन, गवर्नमेंट क्या हो गई है, फेल हो गई है बुलाने के लिए किसको, द असेंबली, असेंबली को बुलाने के लिए, फॉर ओवर 6 months, 6 महीने से असेंबली ही नहीं लगी है, मतलब असेंबली को बुलाने में गवर्नमेंट हो गई है फेल।
सिनोनिम देखते हैं। कन्वीन का मतलब है असेंबल हो जाना, गैदर इकट्ठे हो जाना, और सम्मन हो जाना। सम्मन का मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा हो जाना। सम्मन को मार्क करो, अच्छा है। और इसमें असेंबल भी कर लो आप, दो वर्ड अच्छे हैं। अच्छा, एक तरफ तो इकट्ठे हो रहे हैं, बुलाया जा रहा है, और गैदर हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? डिस्पर्स, अलग अलग हो जा रहे हैं, डिसमिस कर दी जा रही है, स्कैटर हो रहे हैं, फैल रहे हैं चारों तरफ। स्कैटर मार्क करो, डिस्पर्स मार्क करो। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, कॉन्फ्लेग्रेशन। कॉन्फ्लेग्रेशन होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है भयंकर आग, विनाशकारी संघर्ष, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लेग्रेशन। अ लार्ज एंड डेस्ट्रक्टिव फायर, एक बहुत बड़ी भीषण आग है ना, काफ़ी ज़्यादा डेस्ट्रक्टिव फायर है। अ वोलेंट कॉन्फ्लिक्ट, या फिर एक कोई बहुत बड़ा दंगा छिड़ गया है, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लेग्रेशन। द एथनिक कॉन्फ्लेग्रेशन इन मणिपुर स्टार्टेड इन मई 2023। जो मणिपुर में एथनिक, एथनिक मतलब जातीय, जातीय जो ये कॉन्फ्लेग्रेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट, दंगे शुरू हुए थे, वो कब शुरू हुए थे? इन मई 2023। इन्फर्नो, ब्लेज और वॉर, तीन इसमें सिनोनिम्स हो जाते हैं। ब्लेज का मतलब होता है आग, है ना। इन्फर्नो और ब्लेज को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो आग है, विनाशकारी संघर्ष हो रहा है, दंगे छिड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पीस है, काम है एकदम, एक्सटिंक्शन है। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, पीस, काम और एक्सटिंक्शन। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है जारी रहना या फिर दृढ़ रहना। टू कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के बावजूद भी कंटिन्यू करना चीज़ों को, उसको बोलते हैं परसिस्ट करना। द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, जो जाती है वहाँ पर दंगा है, कंटिन्यूज टू परसिस्ट, वो जारी है, डिस्पाइट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद भी वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है, एथनिक कन्फ्लिक्ट मणिपुर में, वो परसिस्ट कर रहा है, मतलब जारी है। कंटिन्यू करना, एंड्योर करना और परजीवर करना। एंड्योर और परजीवर को मार्क करो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, ये जो मैं मार्क कराता हूँ ना, ये जो वर्ड, इनको ध्यान से मार्क करा करो, ज़रूर मार्क करा करो, क्योंकि एग्जाम में आपको ये एज इट इज़ रखे हुए मिल जाएंगे, है ना। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो सारे ही वर्ड्स मैं इंपॉर्टेंट ही करता हूँ, लेकिन ये तो भाई, ये ज़्यादा इनकी बेहिसाब इंपॉर्टेंस हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, ये हो गया। अच्छा, एक तरफ तो जारी रह रही हैं चीज़ें, कंटिन्यू है, एंड्योर कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्टॉप, रुक गई हैं, सीज हो गई है, मतलब बंद हो गई है, और गिव अप कर दिया। सीज मतलब देखो, जैसे पुलिस ने कोई व्हीकल भी सीज कर लेती ना पुलिस, जैसे बाइक सीज कर ली, कार सीज कर ली, तो उसका क्या मतलब है? तो उसको मतलब रोक दिया गया, तो ये वही है, फिर जब्त कर लिया गया। तो स्टॉप, सीज या फिर गिव अप। आगे, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है मेल मिलाप या फिर सुलह। रिकॉन्साइल करा देना मतलब सुलह करा देना, तो रिकॉन्सिलिएशन नाउन है, सुलह को बोलते हैं रिकॉन्सिलिएशन। द एक्ट ऑफ रिस्टोरिंग फ्रेंडली रिलेशंस, जो फ्रेंडली रिलेशन थे उनको रिस्टोर करना, उसको दोबारा से स्थापित करना। द गवर्नमेंट शुड प्रमोट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए रिकॉन्सिलिएशन, सुलह को, किसमें? बिटवीन द वेरिंग कम्युनिटी, जो कम्युनिटीज़ में जिनमें झगड़े हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उन दोनों कम्युनिटीज़ को रिकॉन्साइल करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। रिकॉन्सिलिएशन मतलब सुलह, सेटलमेंट होना, रिजोल्यूशन होना और हारमनी होना, तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो सुलह हो रही है ना, रिकॉन्साइल कर दी गई चीज़ें, सेटलमेंट हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट है, झगड़े हैं, डिसएग्रीमेंट है, अग्री नहीं कर रहे, एस्ट्रेंजमेंट है, ठीक है। एस्ट्रेंजमेंट को मार्क करो, ये भी वही होता है कि अग्रीमेंट नहीं होना, कन्फ्लिक्ट में होना चीज़ें। बर्जियोनिंग, बर्जियोनिंग होता है तेजी से बढ़ता हुआ, बर्जियोनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोइंग, ग्रो कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा रैपिडली, मतलब फास्ट। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। द बर्जियोनिंग नंबर ऑफ आर्म ग्रुप्स हैज़ वर्सन द कन्फ्लिक्ट। जो बर्जियोनिंग नंबर ऑफ आर्म ग्रुप्स है ना, जो आर्म ग्रुप्स मतलब हथियार के साथ जो ग्रुप खड़ा हो गया है, उसका जो बर्जियोनिंग नंबर है, बर्जियोनिंग मतलब बढ़ता हुआ जो नंबर है, हैज़ वर्सन द कन्फ्लिक्ट, उसने क्या कर दिया है? वर्सन कर दिया, मतलब खराब कर दिया है। वर्स से बना है, वर्स होता है ना, खराब को बोलते हैं, तो वर्सन मतलब खराब कर दिया है, कन्फ्लिक्ट को मतलब दंगे को और बिगाड़ दिया है। सिनोनिम्स देखते हैं। एक्सपेंडिंग, भाई बर्जियोन कर रहा है मतलब तेजी से बढ़ना, एक्सपेंडिंग, फ्लोरिशिंग और इंक्रीजिंग, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। फ्लोरिशिंग को मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें बढ़ रही हैं, तेजी से बढ़ता हुआ है, बर्जियोनिंग है, लेकिन दूसरी तरफ डिक्लाइनिंग, गिर रहा है, डिमिनिशिंग हो रही है, श्रिंकिंग हो रही है। श्रिंक मतलब होता है सुकुड़ना, तो श्रिंकिंग हो रही है, सुकुड़ रहा है, तो ये इसको भी मार्क करो, श्रिंकिंग। अगला वर्ड है ब्रांडिश। वर्ब होता है ये, लहराना या प्रदर्शित करना। अब देखो, जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे हैं ना, दोनों वोकैब की और एडिटोरियल की, उन्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भाई चीज़ें रिपीट होती हैं। ब्रांडिश मैंने बताया था पिछले कुछ वीडियोज़ में कि ब्रांडिश का मतलब होता है लहराना। जैसा कोई क्रिमिनल है,
तो वो क्या करता है, आके कट्टा निकालेगा और एकदम लहरा देगा, तमंचा लहरा देगा। तो लहराने का मतलब ब्रांडिश करना। टू वेव समथिंग, वेव कर रहा है मतलब लहरा रहा है। स्पेशली ये वेपन, एक वेपन को लहराने को बोलते हैं ब्रांडिश करना। इन अ थ्रेटनिंग वे, एक थ्रेटनिंग वे मतलब धमकाते हुए। द आर्म ग्रुप्स ब्रांडिश वेपन्स लूटेड फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। आर्म ग्रुप्स क्या करते हैं, ब्रांडिश करते हैं, लहराते हैं वेपन्स को, हथियारों को। लूटेड फ्रॉम पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन से जो उन्होंने लूटे हैं वेपन्स, उनको वो करते हैं ब्रांडिश, लहराते हैं। वेव करना, फ्लॉन्ट करना और डिस्प्ले करना। फ्लॉन्ट इसमें मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो लहरा रहे हो, है ना, ब्रांडिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंसील हो रहा है, छिपा रहे हो, हाइड करना और कवर कर रहे हो। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। कंसील मार्क कर लो। आगे अगला वर्ड है कॉन्स्टेबुलरी। कॉन्स्टेबुलरी होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है भाई पुलिस बल। द पुलिस फोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया का जो पुलिस बल होता है ना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेबुलरी। देखो कांस्टेबल से बना है ना, कांस्टेबल कौन होता है, पुलिस में होता है ना सिपाही, कांस्टेबल, तो वही है कॉन्स्टेबुलरी है, अगर पुलिस का बल को बोलते हैं, पुलिस फोर्स को। ओके। वेपन्स वर लूटेड, वेपन्स लूटे गए फ्रॉम द कॉन्स्टेबुलरी, पुलिस बल से, इंक्रीजिंग वायलेंस, और जिससे क्या हो गया, वायलेंस इंक्रीज हो गई। कॉन्स्टेबलरी का सिनोनिम देखते हैं, पुलिस हो गया, लॉ एनफोर्समेंट और ट्रूप्स। ट्रूप्स अच्छा वर्ड है, इसको मार्क करो, सिपाहियों को बोलते हैं ट्रूप्स। अच्छा, एक तरफ तो पुलिस बल है लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा सिविलियंस है। पुलिस का उल्टा क्या हुआ, तो पुलिस है लेकिन दूसरी तरफ सिविलियंस है। नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं, जो कॉम्बैट नहीं करते, और सिटीजन्स हैं। अगला वर्ड है कंसर्टेड। कंसर्टेड होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संगठित या फिर संयुक्त। प्लान्ड और डन टुगेदर विद ग्रेट एफर्ट, कोई काम एक साथ करा गया है, इकट्ठा करके करा गया है, उसको बोलते हैं कंसर्टेड। अ कंसर्टेड एफर्ट इज नीडेड टू डिसआर्म द मिलिटेंट्स। एक कंसर्टेड एफर्ट मतलब एक इकट्ठा साथ में करा गया एफर्ट्स की जरूरत है, इज नीडेड जरूरत है उसकी, टू डिसआर्म। देखो आर्म है और फिर डिस है, 2 वर्ड से बना ना, आर्म और डिस। तो डिस का मतलब हो गया उसको हटा देना, मतलब आर्म, किसी के पास हथियार है, हथियारों से लैस है कोई, तो उसको डिसआर्म कर देना, मतलब उसके हथियार छीन लेना या हटा देना, उसको हथियारों से उसको लेस कर देना। लेस मतलब हटा देना, उसके पास हथियार हैं, उससे हथियार छीन लेना या उसको हथियार ले लेना उससे। डिसआर्म करना। द मिलिटेंट, मिलिटेंट होते हैं वही आतंकवादी वगैरह। तो अ कंसर्टेड एफर्ट चाहिए, कंसर्टेड मतलब संयुक्त इकट्ठा एफर्ट चाहिए, इज नीडेड टू डिसआर्म द मिलिटेंट्स। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, जॉइंट या फिर यूनिफाइड, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं कंसर्टेड के। और अच्छा, एक तरफ तो संगठित है, कोऑर्डिनेशन के साथ हो रही हैं चीज़ें, जॉइंट हैं, लेकिन दूसरी तरफ अनप्लान्ड है, कोई प्लान नहीं करा गया। डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज नहीं है वो, रैंडम है। 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, मतलब अलग थलग है। आगे अगला वर्ड है स्टिग्मेटाइज। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है कलंक लगाना या फिर बदनाम करना। टू लेवल और मार्क अ डिसग्रेसफुल, किसी को मार्क एज डिसग्रेसफुल, किसी पर आप कलंक लगा रहे हो, बदनामी कर रहे हो, एक्यूजेशन कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं स्टिग्मेटाइज करना। द बीरेन सिंह गवर्नमेंट, जो बीरेन सिंह की गवर्नमेंट थी, वो अक्यूज्ड ऑफ, उस पर किस चीज़ के आरोप लगे हैं, स्टिग्मेटाइजिंग द कुकीजो कम्युनिटी। उन पर आरोप है कि उन्होंने स्टिग्मेटाइज करा था, कलंक लगाया था, बदनाम किया था कुकीजो कम्युनिटी को, जो वहाँ पर मणिपुर में कम्युनिटी है उसको। कंडेम करना, निंदा करना, डिस्क्रेडिट कर देना किसी को, या डिसग्रेस करना मतलब उसको बदनाम कर देना। अच्छा, एक तरफ तो आप बदनाम कर रहे हो, कलंक लगा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, प्रेज कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो। तो 3 इसमें एंटोनिम्स हो जाते हैं, प्रेज, ऑनर और अप्रूव। नेक्स्ट है इंपरेटिव। ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अत्यावश्यक, अनिवार्य। इंपरेटिव है मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूटली नेसेसरी और अर्जेंट, बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ है या अर्जेंट है, उसको बोलते हैं इंपरेटिव। इट इज़ इंपरेटिव टू रिस्टोर पीस बिफोर होल्डिंग इलेक्शंस। इंपरेटिव क्या है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है, टू रिस्टोर पीस, पीस को स्थापित करना दोबारा से, बिफोर होल्डिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस करवाने से पहले ज़रूरी है कि वहाँ पर पीस को रिस्टोर करा जाए। इट इज़ इम्परेटिव, बहुत ज़रूरी है। इम्परेटिव मतलब क्रूशियल है, एसेंशियल है और वाइटल है। वाइटल को मार्क कर लो, क्रूशियल भी अच्छा वर्ड है। एक तरफ तो बहुत आवश्यक है, क्रूशियल है, लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शनल है, आप करें या ना करें। अनइम्पोर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन एसेंशियल है, ज़रूरी नहीं है। तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, ऑप्शनल, अनइम्पोर्टेंट एंड नॉन एसेंशियल। अगला वर्ड है एक्सटिंग्विश। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है बुझाना या फिर समाप्त कर देना। टू पुट एन एंड टू समथिंग, किसी चीज़ पर एक एंड लगा देना मतलब उसको ख़त्म कर देना।
एस्पेशली अ फायर और कन्फ्लिक्ट, और ख़ास तौर पर एक फायर को या फिर एक कन्फ्लिक्ट को। फायर और कन्फ्लिक्ट को एक जैसा देखते हैं ना, फायर क्या होती है, तबाही मचाती है, और कन्फ्लिक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है। द गवर्नमेंट मस्ट एक्सटिंग्विश, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए द वायलेंस को दबाना चाहिए, बुझाना चाहिए। बिफोर कंडक्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शंस कंडक्ट कराने से पहले। क्वेंच करना, सप्रेस करना और एलिमिनेट करना, तीन इसके सिनोनिम्स हैं, क्वेंच को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो दमन हो रहा है चीज़ों का, उसको एलिमिनेट करा जा रहा है, ख़त्म करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इग्नाइट करा जा रहा है, स्टार्ट शुरू करा जा रहा है, उसको फ्यूल दिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है उसको। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, इग्नाइट, स्टार्ट और फ्यूल। करो मार्क इसको, इग्नाइट को। अगला है रेप्रहेंशन। रेप्रहेंशन होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है निंदा या फिर आलोचना। स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। द वायलेंट ग्रुप्स मस्ट फेस रेप्रहेंशन फॉर दियर एक्शंस। जो वायलेंट ग्रुप्स हैं उन्हें फेस करना चाहिए रेप्रहेंशन, उनकी निंदा होनी चाहिए, उनकी आलोचना होनी चाहिए, फॉर दियर एक्शंस, उनके एक्शंस, उनके कर्मों के लिए। कंडेमनेशन मतलब बुराई। सेंश्योर बहुत अच्छा वर्ड है, इसको मार्क करो। सेंश्योर मतलब उसकी बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसिज्म, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप निंदा कर रहे हो, सेंश्योर कर रहे हो, क्रिटिसिज्म कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ आप कर रहे हो उसकी प्रेज, मतलब उसकी तारीफ हो रही है, अप्रूवल मिल रहा है, और कंडेमनेशन हो रही है, कमेंडेशन, सॉरी, कंडेमनेशन तो उसकी बुराई होती है, कमेंडेशन आप उसको कमेंड कर रहे हो, मतलब उसकी तारीफ कर रहे हो। कमेंडेशन भी मार्क करो, बहुत अच्छा है। कंडेमनेशन भी कर लो। अब तो ये तो दोनों ही बढ़िया वर्ड मिल गए। चलिए, अब हमने कर लिया है, वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हैं, अब एडिटोरियल एनालिसिस पर चलते हैं। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है आज का, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पीस इम्परेटिव्स, जो पीस है तो पीस की इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब इम्पोर्टेंस। ऑन प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट का जो रूल लगा है इन मणिपुर, उसके ऊपर एडिटोरियल है। प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीस। तो जो प्रेसिडेंट रूल है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है, उससे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर पीस, पीस स्थापित करने में। चलिए शुरू करते हैं आगे। इन मणिपुर, मणिपुर में, विद भारतीय जनता पार्टी अनेबल टू आइडेंटिफाई आ सक्सेसर टू एन बीरेन सिंह फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। देखो, इन मणिपुर, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी जो अनेबल है टू आइडेंटिफाई, जो अभी तक एबल नहीं हो पाई है कि भाई वो आइडेंटिफाई कर पाए एक सक्सेसर को, मतलब अगले जो उसका एन बीरेन सिंह के बाद जो अगला प्राइम वो होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। एंड द असेंबली, और असेंबली, वहाँ की जो असेंबली है मणिपुर की, ऑल्सो नॉट हैविंग बीन कन्वीन्ड इवन 6 months, और 6 महीने से वहाँ पर असेंबली को कन्वीन नहीं करा गया, बुलाया नहीं गया है। सिंस इट्स लास्ट सिटिंग, इसकी लास्ट सिटिंग के बाद प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज, और इसकी लास्ट सिटिंग के बाद प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया गया था इन द स्टेट्स, राज्य में, विद द असेंबली अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन, और वहाँ पर सारी चीज़ें सस्पेंड हैं। सिंस मिड 2023, 2023 के बीच के बाद, है ना, मिड 2023, बीच मध्य 2023 के बाद, इन एनी केस, किसी भी केस में, अ नंबर ऑफ सेंट्रल फोर्सेस हैव बीन डिप्लॉयड, बहुत सारी सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करा गया है, लगाया गया है, विद द यूनियन होम मिनिस्ट्री इन कंट्रोल, और यूनियन होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आती है ना ये सेंट्रल फोर्सेस, तो उसके कंट्रोल में, ओवर लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर पर सारा कंट्रोल यूनियन होम मिनिस्ट्री का है। इवन एज द स्ट्राइफ दैट बिगेन एज एन एथनिक कॉन्फ्लेग्रेशन इन मई 2023 हैज़ शोन नो साइंस ऑफ ईजिंग, और उसके बावजूद भी जो वहाँ पर एथनिक कॉन्फ्लेग्रेशन हुआ है, जो वहाँ पर दंगे हुए हैं मई 2023 में, वो अभी भी कोई साइन उसमें नहीं दिख रहा है कि वो ईजिंग हो रहे हैं, मतलब वो कम हो रहे हैं, उसकी कोई ऐसा साइन नहीं आ रहा है कि भाई ये दंगे रुक रहे हैं, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। विद प्रेसिडेंट्स रूल बीइंग डिक्लेयर्ड, इवन इफ इट वॉज फॉर एक्सपीडियंट रीजन्स, and showcased an inability of the BJP and its allies in government to overcome the ethnic differences within the legislature and in the polity। देखो, ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा है, ये जो डिक्लेयर हुआ था, इवन इफ इट वॉज फॉर एक्सपीरियंट रीजन, ये बहुत सारे रीजन्स की वजह से था, एंड शोकेज, और इसने क्या दर्शाया कि एक इनेबिलिटी ऑफ द बीजेपी, बीजेपी की इनेबिलिटी दर्शाते हैं, उसकी अक्षमता दर्शाते हैं, और इसके एलीज इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में उनके जो साथी दल हैं उनकी इनेबिलिटी को दर्शाते हैं, टू ओवरकम, और किस चीज़ की इनेबिलिटी, कि भाई वो रोक नहीं पाए एथनिक डिफरेंसेस को, जो वहाँ पर जातीय मतभेद हैं उनको नहीं रोक पाए, विद द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के साथ, कानून वगैरह के साथ, एंड इन द पॉलिटी, और पॉलिटी में भी।
द यूनियन गवर्नमेंट नाउ हैज़ एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट उसके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है टू ईज द टेंशन, कि भाई वो टेंशन को अब कम कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो वर्क ऑन प्रेसिंग इश्यूज सच एज द परसिस्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60,000 पीपल। और वो अब वर्क कर सकते हैं इस मुद्दे पर, किस मुद्दे पर जोर दे सकते हैं कि ये जो 60,000 पीपल जो डिस्प्लेस हो गए थे ना, जो अपनी जगह घर वगैरह को छोड़कर चले गए थे दंगों की वजह से, तो अब उनको वो डिस्प्लेस जो हुए हैं उनको आप दोबारा से उन पर जोर दे सकते हो, उनको वापस से ला सकते हो, उनको रिसेटल करा सकते हो। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट, रिपोर्ट क्या सजेस्ट करती हैं, दैट मैनी अमंग देम स्टिल एक्सपीरियंस सीवर ट्रॉमा एंड अ लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स विच मस्ट बी टैकल्ड बाय द गवर्नमेंट विद अलैक्रिटी। देखो, जो अभी जो रिपोर्ट है ना वो क्या सजेस्ट करती हैं कि मैनी अमंग देम, ये जो 60,000 लोग डिस्प्लेस हो गए थे वो आज भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं बहुत सारा ट्रॉमा झेल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, उनकी ना जीविका ही चली गई है, वो बस भटक रहे हैं बेचारे। विच मस्ट बी टैकल, इसको टैकल करा जाना चाहिए बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, विद अलैक्रिटी, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से। प्रेसिडेंट्स रूल, जो प्रेसिडेंट का रूल है, ऑल्सो सोज फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक्स बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द टू कम्युनिटीज इन द कॉन्फ्लिक्ट। और जो प्रेसिडेंट का रूल है ना उसमें ये पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि जो टॉक्स है ना, जो जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, जिन दोनों के बीच में, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपस में टॉक कर लें, बात कर लें, और बातचीत के जरिए चीज़ों को सुलझाया जाए। एस्पेशली दोज हु आर कमिटेड टू पीस, और वो वाले जो लोग हैं, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पीस चाहते हैं, उनकी आपस में बैठकर बात करवाई जाए। द लेजिस्लेटर्स कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन दिस एक्सरसाइज ऑफ रिकॉन्सिलेशन, और जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, नेता वगैरह, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इन दिस एक्सरसाइज, इस पीस टॉक में, ऑफ रिकॉन्सिलेशन। ये जो सुलह की बातचीत होंगी, ये जो एक्सरसाइज होगी, इसमें काफ़ी अच्छी वो भूमिका निभा सकते हैं। द अदर मेजर इश्यू इज़ द मिलिटराइजेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, और दूसरा एक बड़ा जो मुद्दा है, इश्यू है, वो क्या है कि मिलिटराइजेशन जो हो रहा है ना सिविल सोसाइटी का, जो सिविल लोग हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, हथियार उठा रखे हैं, तो उनका जो मिलिटराइजेशन है ना, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। विद द बर्जोनिंग ऑफ आर्म्ड ग्रुप्स, क्योंकि जो क्या है कि बर्जोन हो रहा है, आर्म्ड ग्रुप्स वहाँ पर बढ़ रहे हैं अमंग द टू कम्युनिटीज़, दो कम्युनिटीज़ के बीच में, हु हैव टर्म्ड देमसेल्व्स एज विलेज वॉलंटियर्स। और ये जो आर्म्ड ग्रुप्स है ना, जो मिलिटराइजेशन हुआ है जो वहाँ के ग्रुप्स का, कम्युनिटीज़ का, तो वो अपने आप को बोलते हैं विलेज वॉलंटियर्स, गांव के, मतलब गांव के स्वयं सेवक बोलते हैं वो खुद को। ब्रांडिशिंग आर्म्स लूटेड फ्रॉम द कॉन्स्टेबलरीज, और वो क्या करते हैं, ब्रांडिश करते हैं, लहराते हैं आर्म्स मतलब हथियारों को, लूटेड फ्रॉम कॉन्स्टेबलरी, जो उन्होंने कहाँ से छीने हैं, पुलिस बल से छीने हैं, वहाँ के पुलिस स्टेशन वगैरह में जाकर वहाँ पर हथियार उन्होंने छीने हैं, तो उनको ब्रांडिश कर रहे हैं, वो लहरा रहे हैं खुले में। Earlier attempts to retrieve these weapons and bring the looters to face justice have not borne fruit, और जो पिछले अटैम्प्ट हुए हैं इन वेपन को वापस लेने में और लूटर्स को फेस करने में जस्टिस, वो भी, उससे भी कोई खास उसमें फ्रूट नहीं मिला है, उसका कोई फल नहीं मिला है। मतलब चीज़ें उन्होंने कोशिश करी है वहाँ की गवर्नमेंट ने, लेकिन वो लूटर्स वगैरह को उसको ठीक से पनिश भी नहीं कर पाए हैं, और ना ही वहाँ से कुछ फल निकला है। आज भी वो हथियार ब्रांडिश कर रहे हैं, लहरा रहे हैं। The militarization in the new ethnic conflict has also been complicated by the expanded role of insurgents who were fighting the Indian state or were engaged in the Myanmar civil war. अब जो मिलिटराइजेशन हुआ है ना इन द न्यू एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, ये जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इसमें हुई मणिपुर में, वहाँ पर जो मिलिटराइजेशन हुआ, वहाँ पर जो लोगों ने हथियार उठाए, हैव ऑल्सो बीन कॉम्प्लिकेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है बाय द एक्सपेंडेड रोल ऑफ इंसर्जेंट्स। और जो एक्सपेंडेड रोल हुआ ना जो इंसर्जेंट्स का, इंसर्जेंट होते हैं वो लोग जो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, तो वहाँ पर जो सरकार के खिलाफ ऑलरेडी लड़ रहे थे, हु आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट, जो की सरकार से लड़ रहे थे, और वर एंगेज इन द म्यांमार सिविल वॉर, या फिर वो म्यांमार के सिविल वॉर में इन्वॉल्व थे वो इंसर्जेंट्स, तो वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। तो उससे क्या हो गया कि चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई। इट वुड टेक आ कंसर्टेड एफर्ट बाय द गवर्नमेंट, और ये क्या इट वुड टेक, ये क्या ले लेगा कि भाई एक कंसर्टेड एफर्ट, काफ़ी इकट्ठा एफर्ट चाहिए गवर्नमेंट का, आर्म फोर्सेस का, एंड सिविल सोसाइटी का, एक्टर्स, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी एक्टर्स हैं, वहाँ एक्टर्स मतलब ये वहाँ के जो लोग हैं ना, जो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं ना कि भाई वो पीस के लिए चाहते हैं,
तो वहाँ के जो सिविल सोसाइटी के एक्टर्स, यहाँ पर वो नहीं है कि फिल्म एक्टर, सिविल सोसाइटी एक्टर्स है वहाँ के जो अच्छे लोग हैं, टू आइडेंटिफाई द विलेज वॉलंटियर्स, कि भाई वो विलेज वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करें, डिसआर्म करें, उनके हथियार वगैरह उनसे वापस लें, बाय यूजिंग फर्म हैंड, काफ़ी कड़ा उसमें रोक अपनाएं, वे एंड विद इंसेंटिव्स, और उनको इंसेंटिव्स दें, उनको कुछ लालच दें, एंड देन वर्क ऑन वेज टू टैकल द इंसर्जेंट्स, और फिर उसके बाद काम करें टैकल करने पर इन सारे इंसर्जेंट्स को। द बीरेन सिंह रिजीम, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन दिया, बीरेन सिंह रिजीम, उनका जो शासन था, वॉज इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस, वो ये सब काम करने के लिए इनकेपेबल था, असमर्थ था, बिकॉज ऑफ द परसीव्ड बायस इन लीडरशिप, क्योंकि उनका जो एक पक्षपाती रवैया रहा है लीडरशिप में, एंड मिस्टर सिंग्स टेंडेंसी टू स्टिग्मेटाइज द कुकीज़ो कम्युनिटी, और उनकी जो टेंडेंसी रही है कि वो स्टिग्मेटाइज करते आए हैं कुकीज़ो कम्युनिटी को, बदनाम करते आए, स्टिग्मेटाइज मतलब बदनाम करते आए हैं कुकीज़ो कम्युनिटी को एज अ होल, पूरी कम्युनिटी को ही वो बदनाम करते आए हैं, लीडिंग टू कंप्लीट डिस्ट्रस्ट, और जिससे क्या हो गया है, एक कंप्लीट डिस्ट्रस्ट, एक काफ़ी ज़्यादा अविश्वास उनकी सरकार में लोगों का हुआ था। एफर्ट्स मस्ट बी टेकन टू डिस्टेंस द गवर्नमेंट फ्रॉम दिस colored legacy and the home ministry should work on a war footing to restore peace। और देखो जो एफर्ट्स है ना वो लिए जाने चाहिए टू डिस्टेंस द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को डिस्टेंस करने के लिए, अलग करने के लिए, फ्रॉम दिस कलर्ड लीगेसी। कलर्ड लीगेसी क्या है, वही जो ये पक्षपात वाली जो भावना चल रही थी गवर्नमेंट के द्वारा इनकी, तो अब गवर्नमेंट को उससे दूरी बनानी चाहिए। एंड होम मिनिस्ट्री, और जो होम मिनिस्ट्री है उसको वर्क करना चाहिए, शुड वर्क ऑन अ वॉर फुटिंग टू रिस्टोर पीस। ये जो दंगे वंगे हैं इनको शांत करने के बाद एक रिस्टोर करना चाहिए पीस को, शांति को दोबारा से स्थापित करना चाहिए। आइडियली असेंबली इलेक्शंस वुड हैव बीन नेसेसिटेटेड इमीडिएटली कंसीडरिंग द डीप एथनिक डिविजन्स विद इन द लेजिस्लेचर एंड इट्स फेल्योर। और आइडियली क्या है, असेंबली इलेक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर, इमीडिएटली करानी चाहिए, कंसीडरिंग द डीप एथनिक डिवीजन, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जातीय डिवीज़न है, मतभेद हैं वहाँ पर जातियों के बीच में, तो उसको कंसिडर करते हुए बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शंस जल्दी से कराए जाएं। एंड इट्स फेल्योर, और ये जो फेल्योर्स हो रहा है, पूरा जो गवर्नमेंट फेल हो रही है उसको भी दूर करा जाए। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, इट इज़ इम्परेटिव टू एक्सटिंग्विश, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इट इज़ इम्परेटिव मतलब ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, टू एक्सटिंग्विश द क्लाइमेट ऑफ फियर, कि आप पहले वहाँ जो डर का माहौल है ना उसको एक्सटिंग्विश करें, उसको ख़त्म करें। एंड रिप्रहेंशन, और ये डर वगैरह का जो माहौल है ना लोगों के बीच में, फ्रॉम वायलेंट ग्रुप्स, जो वायलेंट ग्रुप्स के जो डर है ना, जो डर है और निंदा होती है, ये जो निंदा हो रही है वायलेंट ग्रुप्स की। एंड रिस्टोर द रूल ऑफ लॉ बिफोर इलेक्शंस, और इलेक्शन से पहले आप रूल ऑफ लॉ को रिस्टोर करें, कि भाई आप पहले इलेक्शन में ना जाएं, ये जो डर का माहौल चल रहा है, ये जो इतनी सारे वायलेंट ग्रुप्स हो रहे हैं, इनको शांत करें, और उसके बाद एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, और उसके बाद आप इलेक्शंस कराएं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एडिटोरियल। अब देखते हैं एमसीक्यूज। चलिए, पहला है, व्हाई वाज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन मणिपुर। देखो, अगर आपने एक बार ढंग से एडिटोरियल पढ़ लिया, आपने अगर ढंग से पैसेज पढ़ लिया, आपको वापस भी जाना नहीं पड़ेगा, आप आराम से ऐसे ही क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर चुटकियों में कर देंगे। ठीक है, अभी देखना इसका मजा। वाई वॉज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज इन मणिपुर, मणिपुर में जो प्रेसिडेंट का रूल है वो इम्पोज क्यों हुआ, क्यों लगाना पड़ा। हमने एडिटोरियल पढ़ लिया, ठीक है, और हमको जो आंसर देने होते हैं वो एडिटोरियल के बेस पर देने होते हैं, बाहर दुनिया में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, जो हमने एडिटोरियल में पढ़ा बस वही आंसर देने हैं। चलिए बताते हैं क्यों लगा प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में। ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, कोई बात नहीं आई कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया। इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड करा था, कोई बात नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, कोई जिक्र नहीं आया। जिक्र क्या आया था कि बीजेपी फेल हो गई टू अपॉइंट अ न्यू चीफ मिनिस्टर, एक नया चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के बाद वो नहीं लगा पाए, इसीलिए वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखा, हो गया ना, बिना वापस जाए वहाँ पर आंसर मिल गया ना हमको। चलिए अगला देखते हैं वैसे ही। व्हाट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन मणिपुर ड्यू टू द ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट। जो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है मणिपुर में, उसमें मेजर इशू क्या है, मेजर इशू बताना इनमें से कौन सा है। रैपिड अर्बनाइजेशन, बहुत तेजी से वहाँ पर शहरीकरण हो रहा है, कोई जिक्र नहीं आया। एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कोई जिक्र नहीं आया। हाई इन्फ्लेशन रेट चल रही है, कोई जिक्र नहीं आया। जिक्र आया था मिलिट्राइजेशन का सिविल सोसाइटी की,
कि वहाँ के जो सिविल सोसाइटी के सिटीजन्स हैं, लोग हैं, वो भी अब आर्म्स उठा लिए हैं, उनका मिलिट्राइजेशन हो चुका है। सी ऑप्शन करेक्ट है। मिल गया ना ये भी बिना वापस जाए वहाँ पर। तो वो यही तरीका होता है भाई, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना तो फिर आपको वापस दोबारा से उसको चीज़ों को चेक नहीं करना पड़ता, आप क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर टिक कर देंगे। व्हाट वाज अ की फेलियर ऑफ द बीरेन सिंह गवर्नमेंट। बीरेन सिंह गवर्नमेंट का जो की फेलियर है उसके बारे में पूछ रहा है। इनमें से इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट कोई जिक्र नहीं आया। पुअर फॉरेन पॉलिसी, अच्छा एक चीफ मिनिस्टर की क्या फॉरेन पॉलिसी होती है? कोई पॉलिसी नहीं होती है भाई, वो तो प्राइम मिनिस्टर के काम होते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इसका कोई जिक्र नहीं आया। जिक्र आया था कि जो एन बीरेन सिंह थे वो बायस थे, पक्षपाती थे, किस चीज़ के अगेंस्ट द कुकीजो कम्युनिटी, वो उनको काफ़ी ज़्यादा कंडेम करते थे, उनको उनकी बुराई करते थे वो काफ़ी ज़्यादा। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो इसका भी आंसर आपको बिना वापस जाए वहाँ पर मिल गया। एक बार अच्छे से पढ़ा है ना तो फिर तो मिल ही जाएगा। चलिए वो उसके ग्रामर के क्वेश्चंस करते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताना है इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कुछ नहीं करना। एक बार सब्जेक्ट अच्छे से देख लो, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज कर देंगे, बस इतना ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, ठीक है। अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी फोर्सेस, और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, लेकिन बात तो हम गवर्नमेंट की कर रहे हैं ना, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? द गवर्नमेंट हुआ। अब यहाँ पर फोर्सेस आ रहा है इसलिए आल लगा दोगे सही हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा। अलॉन्ग विथ के साथ शुरू हो रहा है तो फिर द गवर्नमेंट को लेंगे। तो द गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी फोर्सेस, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है ये और इसके अकॉर्डिंग इज आ जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। तो द गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी, वर्क नहीं आएगा, वर्क्स होता तो फिर तो चल जाता। द गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी वॉज वर्किंग, नहीं अभी तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी फोर्सेज इज वर्किंग हार्ड, तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या अगला क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस में बदलवाएगा इसको कि भाई पैसिव वॉइस में बदलो। द गवर्नमेंट मस्ट टैकल द इंसर्जेंट्स इमीडिएटली। अब देखो द इंसर्जेंट्स, इसमें ऑब्जेक्ट था, इसमें बनाओ सब्जेक्ट। द इंसर्जेंट्स, द इंसर्जेंट्स, द इंसर्जेंट्स चारों में है, ठीक है। फिर हम चलते हैं वर्ब की तरफ। मस्ट और टैकल, ये दोनों वर्ब हैं, ये मेन वर्ब है मस्ट, और ये इसकी हेल्प वो है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मस्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अच्छा मस्ट होता क्या है? एक मॉडल है ना, और मैंने आपको बताया कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो जो मॉडल है ना हमारे, उसके साथ में प्लस हम क्या करेंगे, बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये पैटर्न है पैसिव बनाने का मॉडल का। तो मस्ट ले लो और उसके साथ में जहाँ पर भी आपको बी मिल जाएगा वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो इसमें बी ऑप्शन में तो आर आ गया काटो, वर आ गया काटो, हेड आ गया काटो, तो एक ही ऑप्शन बचा ए, तीन एलिमिनेट हो गए, एक बचा, वही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी आप चेक कर लो, मस्ट है, बी है और टैकल थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पैटर्न फॉलो हो गया, तो यही हमारा आंसर करेक्ट है ए। नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच चेंज करनी है। द होम मिनिस्टर सेड, होम मिनिस्टर ने कहा वी विल रिस्टोर पीस सून। देखो इसमें क्या है, इसमें ना आप जब स्पीच चेंज करते हो तो आप पास्ट बनाते हो उसका, जैसे विल है, विल का वुड बना दोगे और शैल का शुड बना दोगे, तो वही इसमें हो जाएगा। द होम मिनिस्टर सेड दैट दे विल, विल काटो, विल का विल नहीं रहेगा, वुड बनेगा। हैव नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा, तो एक वुड बचा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतना सिंपल है यार। चलिए आगे देखते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की मैं अलग से एक सीरीज़ लाऊंगा, वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव का जो डर है बच्चों का वो निकल जाए। एक एक वीडियो में ही वो कवर हो जाएगा सारा कुछ, और बहुत ईजी है यार। इनको तो ना एग्जाम में जब ये ऑप्शन के रूप में आता है ना, बहुत ईजी हो जाता है इसको सोल्व करना। आइडेंटिफाई द एरर, एरर बताना है भाई। मैनी अमंग देम स्टिल एक्सपीरियंसिस सीवियर ट्रॉमा एंड अ लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स। अब इनमें से बताना है भाई क्या आएगा। चलिए, एरर है मैनी में और देम में। मैनी अमंग देम, मैनी अमंग देम ये पार्ट में एरर है। एरर इन एक्सपीरियंसिस इस पार्ट में एरर है। एरर इन ट्रॉमा इस पार्ट में एरर है, या फिर इस वाले पार्ट में। अब इसमें से बता दो कौन से में एरर है। देखो मैनी, मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। मैनी अमंग देम बहुत सारे हैं। स्टिल एक्सपीरियंसिस, ये एस क्यों लगाया? एस तो सिंगुलर के लिए लगाते हैं ना, एस या ई एस, तो सिंपल प्रेजेंट में टेंस है तो फिर उसमें एस या ई एस लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के, लेकिन मैनी है तो प्लूरल है, तो फिर इसका एस काटो। एक्सपीरियंसिस की जगह पर एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे। बी पार्ट में एरर है,
बी पार्ट इसमें करेक्ट आंसर है। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और ग्रामर के क्वेश्चंस। 7 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अब हम आपसे मिलते हैं 10 बजे स्पेशल वोकैब की क्लास में, और वहाँ पर चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।